स्वर्णपुरी नाम का एक विशाल और वैभवशाली राज्य था। यहाँ के राजा महाराज विक्रम सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने बाहुबल से कई युद्ध जीते थे और उनके राज्य में कभी कोई शत्रु आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करता था। उनकी रानी महारानी सुलक्षणा न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति के लिए भी जानी जाती थी। प्रजा उन्हें साक्षात देवी का रूप मानती थी। उनका एक पुत्र था, राजकुमार आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन के जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो सूर्य के समान तेजस्वी होगा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी सुंदरता की चर्चा 7 समुद्र पार तक फैल गई। उसकी आंखें नीलम जैसी नीली, कद काठी सुडौल और मुखमंडल पर एक ऐसा तेज था कि देखने वाला अपनी सुध-बुध खो देता था। लेकिन इस अपार सुंदरता के साथ एक दोष भी विकसित हो गया, अहंकार। राजकुमार आदित्यवर्धन अपना अधिकांश समय महल के दर्पणों के सामने बिताता था। उसे लगता था कि इस पूरी सृष्टि में प्रकृति ने सबसे अधिक परिश्रम उसे बनाने में ही किया है। वो अक्सर अपने कक्ष में बैठा खुद से कहता, क्या इस धरा पर कोई ऐसा जीव है जो मेरे तेज के सामने टिक सके? ये फूल, ये चांद, ये सितारे सब मेरी सुंदरता के सामने फीके हैं। उसके इस व्यवहार से राजा और रानी अत्यंत चिंतित रहते थे। एक शाम महल के उपवन में टहलते हुए रानी सुलक्षणा ने उसे समझाने का प्रयास किया। पुत्र आदित्य, रानी ने कोमलता से कहा, सुंदरता शरीर का एक आवरण मात्र है। ये समय के साथ ढल जाती है, जैसे ढलते सूर्य की लालिमा। असली सुंदरता तो चरित्र और विनम्रता में होती है। आदित्यवर्धन ने मुस्कुराकर अपनी मां की ओर देखा और कहा, मां, आप विद्वान हैं, पर शायद आप ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि आपके पुत्र जैसा कोई दूसरा नहीं है। विनम्रता उनके लिए है जो साधारण है। मैं तो अद्वितीय हूं। राजा विक्रम सिंह ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना आदित्य, अहंकार उस दीमक की तरह है जो सोने के खंभे को भी अंदर से खोखला कर देता है। जिस दिन तुम्हें अपनी सुंदरता से श्रेष्ठ कुछ दिखेगा, उस दिन तुम्हारा ये भ्रम टूट जाएगा। राजकुमार के विवाह योग्य होते ही स्वर्णपुरी में संदेशवाहकों की लाइन लग गई। गंधार, कलिंग और अवंती जैसे महान राज्यों के राजाओं ने अपनी अत्यंत रूपवती राजकुमारियों के चित्र और विवाह के प्रस्ताव भेजे। एक दिन दरबार में एक दूत एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी का चित्र लेकर आया। राजा को लगा कि शायद अब राजकुमार मान जाएगा, पर आदित्यवर्धन ने चित्र को एक पल देखा और तिरस्कार से हंसते हुए कहा, इसे ले जाओ। इसके नैनंश साधारण है। क्या इसे लगता है कि ये मेरे साथ खड़े होने के योग्य है? मुझे वो चाहिए जो मुझसे भी अधिक सुंदर हो, और मुझे पता है कि ऐसी कोई स्त्री जन्मी ही नहीं है। उसने एक एक करके सैकड़ों प्रस्ताव ठुकरा दिए। पूरे आर्यावर्त में ये चर्चा होने लगी कि स्वर्णपुरी का राजकुमार केवल स्वयं से प्रेम करता है। स्वर्णपुरी की सीमा पर घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था, नंदनग्राम। इस गांव में माधव नाम का एक कुम्हार रहता था। माधव मिट्टी से बर्तन बनाने में इतना निपुण था कि उसके बनाए पात्र सजीव लगते थे। उसकी पत्नी का नाम था मृणलिनी। मृणलिनी की सुंदरता की चर्चा गांव गांव में थी। वो कोई राजकुमारी नहीं थी, नहीं उसने रेशमी वस्त्र पहने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी सात्विक शांति और चमक थी जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती थी। वो और माधव एक दूसरे से अगाध प्रेम करते थे। उनका जीवन सादगी से भरा था, पर वे संसार के सबसे सुखी दंपति थे। गांव के लोग कहते थे, माधव की मिट्टी और मृणलिनी की मुस्कान ने इस गांव को स्वर्ग बना दिया है। मृणलिनी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि दयालु भी थी। वो अक्सर बीमारों की सेवा करती और पक्षियों को दाना डालती। उसकी सुंदरता उसके भीतर से झलकती थी। एक दिन राजकुमार आदित्यवर्धन ने निश्चय किया कि वह अपने मित्रों और सैनिकों के साथ
राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों का भ्रमण करेगा। वो अपनी शान और शौकत का प्रदर्शन करना चाहता था। वो अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर कीमती आभूषणों से लदा हुआ नंदनग्राम पहुंचा। धूल उड़ाते घोड़े जब गांव की गलियों से गुजरे तो लोग सहम कर पीछे हट गए। तभी कुम्हार माधव की कुटिया के पास राजकुमार की नजर मृणलिनी पर पड़ी। वो उस समय कुएं से जल भरकर लौट रही थी। सूर्य की किरणें उसके गीले मुखड़े पर पड़ रही थी। उसने सादी सूती साड़ी पहनी थी, पर वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राजकुमार ने पहली बार किसी ऐसी स्त्री को देखा था जिसके चेहरे पर उसके जैसा अहंकार नहीं, बल्कि एक दिव्य सौम्य भाव था। आदित्यवर्धन ने अपने घोड़े की लगाम खींच ली। वो पत्थर की मूरत बन गया। उसके मित्र ने पूछा, क्या हुआ राजकुमार, आप रुक क्यों गए? आदित्यवर्धन ने सुध खोते हुए पूछा, वो कौन है? क्या वो इस गांव की मुखिया की बेटी है या कोई भटकी हुई राजकुमारी? उसके मित्र ने पता लगाकर बताया, नहीं राजकुमार, वो तो इस मामूली कुम्हार माधव की पत्नी मृणलिनी है। कुम्हार की पत्नी? राजकुमार के मन में एक अजीब सी ईर्ष्या और आकर्षण का ज्वार उठा। उसने सोचा, एक मामूली कुम्हार के पास ऐसी सुंदरता, ये तो महल की शोभा होनी चाहिए। मृणलिनी ने जब राजकुमार की तीखी और अहंकारी दृष्टि अपनी ओर महसूस की तो वो समझ गई कि ये दृष्टि पवित्र नहीं है। उसने तुरंत अपनी नजरें झुकाईं और बिना पीछे मुड़े अपनी कुटिया के भीतर चली गई। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उस रात पहली बार आदित्यवर्धन को नींद नहीं आई। उसके कानों में अपनी मां की बात गूंज रही थी, जिस दिन तुम्हें अपनी सुंदरता से श्रेष्ठ कुछ दिखेगा, तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा। पर उसने इसे सबक नहीं, बल्कि एक चुनौती मान लिया। अगली सुबह राजकुमार का चेहरा उतरा हुआ था। उसके भीतर वासना और अहंकार का युद्ध चल रहा था। उसने अपने सबसे विश्वासपात्र मित्र विकर्ण को बुलाया। विकर्ण, मुझे वो कुम्हारिन चाहिए। वो सुंदरता एक झोपड़ी में रहने के लिए नहीं बनी है, राजकुमार ने ठंडे स्वर में कहा। विकर्ण ने चेतावनी दी, राजकुमार, वो विवाहिता है। महाराज को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। महाराज को पता नहीं चलेगा। आदित्यवर्धन ने अपनी मुट्ठियां भींची। हम एक जाल बुनेंगे। उस कुम्हार को यहां से हटाना होगा। राजकुमार ने एक षड्यंत्र रचा। उसने माधव को संदेश भिजवाया कि महल के विशेष उत्सव के लिए एक विशाल और अद्वितीय विजय प्रतिमा बनानी है, जिसे केवल वही बना सकता है। माधव, जो कला का पुजारी था, इसे अपना सौभाग्य समझकर महल पहुंच गया। जैसे ही माधव महल के प्रांगण में पहुंचा, राजकुमार के सैनिकों ने पहले से रची गई योजना के अनुसार उस पर राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कलाकार हूं, माधव चिल्लाता रहा। पर राजकुमार के आदेश पर बिना किसी सुनवाई के उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। अब रास्ता साफ था। राजकुमार का मानना था कि पति के जेल जाने के बाद असहाय मृणलिनी मदद के लिए महल आएगी और वह उसे अपनी रानी बना लेगा। माधव को जब सैनिकों ने घसीटते हुए काल कोठरी में डाला तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। वो मिट्टी को आकार देने वाला एक सीधा सादा कलाकार था, जिसने कभी स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं सोचा था। जेल की ठंडी दीवारों और लोहे की सलाखों के पीछे वो फूट फूट कर रोने लगा। उधर नंदनगरा में संध्या का समय हो चुका था। मृणलिनी द्वार पर बैठी माधव की प्रतीक्षा कर रही थी। दिया जल चुका था, पर घर का उजाला गायब था। जब रात गहरी हुई और माधव नहीं लौटा तो मृणलिनी के मन में अनहोनी की आशंका बलवती होने लगी। तभी गांव का एक चरवाहा भागता हुआ आया। उसने हांफते हुए कहा, मृणलिनी, अनर्थ हो गया। राजकुमार के सैनिकों ने माधव को राजकोष की चोरी के आरोप में बंदी बना लिया है। ये सुनते ही मृणलिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो केवल सुंदर ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमती भी थी। उसे तुरंत वह दृश्य याद आया
जब राजकुमार ने उसे कुएं पर घूर कर देखा था। उसकी अंतरात्मा ने कहा, यह चोरी का मामला नहीं, ये किसी की कुदृष्टि का परिणाम है। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। वो जानती थी कि रोने से उसका पति वापस नहीं आएगा। उसने निश्चय किया कि वो न्याय की गुहार लगाएगी, पर उसे ये भी आभास था कि यदि शिकारी स्वयं राजकुमार है तो न्याय मिलना कठिन होगा। अगले दिन राजकुमार आदित्यवर्धन ने सोचा कि अब तक मृणलिनी टूट चुकी होगी। उसने अपने दूत को कीमती उपहारों, रेशमी वस्त्रों और स्वर्ण आभूषणों के साथ मृणलिनी की कुटिया पर भेजा। दूत ने कुटिया में प्रवेश करते ही कहा, मृणलिनी, राजकुमार आदित्यवर्धन बहुत दयालु है। उन्हें पता चला कि तुम्हारे पति ने अपराध किया है, पर वे तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। यदि तुम चाहो तो वे तुम्हारे पति को मुक्त कर सकते हैं। बदले में तुम्हें बस महल की शोभा बढ़ानी होगी। मृणलिनी ने उन कीमती उपहारों की ओर देखा भी नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, दूत महोदय, मेरे पति निष्पाप है, और रही बात राजकुमार की दया की, तो कह दीजिएगा कि एक कुम्हारिन के लिए उसकी झोपड़ी का गौरव महल के वैभव से कहीं ऊंचा है। मैं दान में न्याय नहीं मांगती, मैं सत्य की विजय चाहती हूं। जब दूत ने ये संदेश राजकुमार को सुनाया तो वो क्रोध से तमतमा उठा। एक मामूली कुम्हारिन का इतना साहस? वो मेरी सुंदरता और शक्ति का तिरस्कार कर रही है। उसे पता नहीं कि वो किसके विरुद्ध खड़ी है। उसका अहंकार अब प्रतिशोध में बदल रहा था। उसने तय किया कि वो स्वयं जाकर उसे अपनी सत्ता का एहसास कराएगा। तीसरे दिन राजकुमार आदित्यवर्धन अपनी शाही वेशभूषा में अकेले ही नंदनग्राम के पास उस वन की ओर गया जहां मृणलिनी जड़ी बूटियां लेने आती थी। उसने उसे एक झरने के पास देखा। वो वहां भी उतनी ही शांत और गरिमापूर्ण लग रही थी। राजकुमार ने उसके सामने जाकर अपना मार्ग रोका। मृणलिनी, देखो मेरी ओर। क्या तुम्हें इस राज्य में मुझसे अधिक सुंदर, समृद्ध और शक्तिशाली कोई और दिखता है? क्यों एक अपराधी कुम्हार के पीछे अपना जीवन नष्ट कर रही हो? मैं तुम्हें स्वर्णपुरी की सबसे चहेती स्त्री बना सकता हूं। मृणलिनी ने रुककर राजकुमार की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। राजकुमार, आप सुंदर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपकी सुंदरता उस चांद की तरह है जिसमें कोई अपनी रोशनी नहीं होती। आप दूसरों के दुख पर अपनी खुशी की मीनार खड़ा करना चाहते हैं। क्या एक चोर को पकड़वाने के लिए षड्यंत्र रचना एक वीर पुरुष की शोभा है? राजकुमार चौंक गया। तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो? सत्य आरोप नहीं होता, राजकुमार, उसने उत्तर दिया। आपने मेरे पति को नहीं, बल्कि अपने ही चरित्र को कैद किया है। जिस दिन ये बात महाराज विक्रम सिंह तक पहुंचेगी, उस दिन आपकी ये बाहरी सुंदरता आपकी लज्जा को ढक नहीं पाएगी। आदित्यवर्धन को पहली बार किसी ने इतना कड़वा सच बोला था। वो अपमानित महसूस करने लगा। उसने गुस्से में कहा, कल सूर्य ढलने से पहले तुम्हारा पति मृत्युदंड का भागी बनेगा, यदि तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मृणलिनी के चेहरे पर एक पल के लिए शिकन आई, पर उसने हार नहीं मानी। मृत्यु सत्य है, पर अपमानित होकर जीना नरक है। ईश्वर न्याय करेंगे। महल में रानी सुलक्षणा अपने पुत्र के व्यवहार पर नजर रख रही थी। उन्होंने देखा कि आदित्यवर्धन पिछले कुछ दिनों से विचलित है और वो अक्सर गुप्तचरों से बातें करता है। उन्हें यह भी पता चला कि एक साधारण कुम्हार को बिना किसी ठोस प्रमाण के काल कोठरी में डाला गया है। रानी ने अपनी एक विश्वसनीय दासी को भेष बदलकर गांव भेजा। दासी ने लौटकर सारी सच्चाई बता दी। राजकुमार का आकर्षण और मृणलिनी का अडिग सतीत्व। रानी सुलक्षणा का हृदय गौरव और चिंता से भर गया। गौरव इस बात का कि उनके राज्य में मृणलिनी जैसी वीरांगना स्त्री है, और चिंता इस बात की कि उनका पुत्र पतन की ओर जा रहा है। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई ताकि राजकुमार का अहंकार टूटे और न्याय की रक्षा हो सके। उसी रात रानी ने राजकुमार को अपने कक्ष में बुलाया। पुत्र आदित्य, सुना है तुमने एक बहुत बड़े चोर को पकड़ा है।
क्या मुझे भी उस अपराधी से मिलना चाहिए जिसने हमारे राजकोष पर हाथ डाला? राजकुमार ने नजरें चुराते हुए कहा, मां, वो एक तुच्छ व्यक्ति है। आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं पुत्र, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सजा देने से पहले अपराधी का चेहरा देखना राजा का धर्म है। कल सुबह उसे दरबार में पेश किया जाए। मैं और महाराज स्वयं फैसला करेंगे। राजकुमार के पसीने छूटने लगे। उसने सोचा था कि वो चुपचाप माधव को डरा धमकाकर मृणलिनी को हासिल कर लेगा, पर अब मामला महाराज के सामने जाने वाला था। उधर मृणलिनी जानती थी कि अब समय बहुत कम है। उसने आधी रात को एक तरकीब सोची। उसने मिट्टी का एक छोटा सा सुंदर पात्र बनाया, जिसके भीतर एक गुप्त संदेश छिपाया। उसने गांव के एक वफादार सैनिक, जो उसके पिता का मित्र था, के माध्यम से वो पात्र रानी सुलक्षणा तक पहुंचाने का प्रयास किया। उस संदेश में लिखा था, महारानी, सुंदरता वो नहीं जो दर्पण में दिखे, सुंदरता वह है जो न्याय में झलके। एक निर्दोष की कला का गला घोंटकर कोई राज्य महान नहीं बनता। मेरी रक्षा करें या मेरे पति के साथ मुझे भी दंड दे। जब रानी को वो पात्र मिला तो वो उसकी कलाकारी देखकर दंग रह गई। मिट्टी का वो पात्र इतना पतला और पारदर्शी था कि उसमें से रोशनी छन रही थी। रानी समझ गई कि जिस घर में ऐसी कला और ऐसा साहस है, वहां चोरी का वास नहीं हो सकता। अगली सुबह स्वर्णपुरी का विशाल राजदरबार मंत्रियों, सेनापतियों और नागरिकों से खचाखच भरा हुआ था। महाराज विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर न्याय की कठोरता थी। बगल में महारानी सुलक्षणा शांत भाव से बैठी थी, पर उनकी आंखों में एक चमक थी जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। राजकुमार आदित्यवर्धन आज बहुत बेचैन था। उसने अपनी रेशमी पोशाक और कीमती आभूषण तो पहने थे, पर उसका मन अशांत था। उसने सोचा था कि वो अपनी शक्ति से सब कुछ दबा देगा, पर महारानी का इस मामले में हस्तक्षेप करना उसे खतरे की घंटी लग रहा था। बंदी को पेश किया जाए, महाराज ने आदेश दिया। सैनिकों ने जंजीरों में जकड़े हुए माधव को दरबार के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। माधव का शरीर धूल से भरा था और चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में बेगुनाही की चमक थी। उसके पीछे पीछे मृणलिनी भी दरबार में प्रविष्ट हुई। उसे देखकर दरबार में एक सन्नाटा छा गया। उसकी सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य के सामने महल की दासियां और रानियां भी फीकी लग रही थी। राजकुमार ने एक पल के लिए मृणलिनी को देखा। उसे उम्मीद थी कि वो डरकर उससे दया की भीख मांगेगी, पर मृणलिनी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। महाराज विक्रम सिंह ने कड़क आवाज में पूछा, राजकुमार, इस कुम्हार पर क्या आरोप है और इसके पास से क्या बरामद हुआ है? राजकुमार ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, ये कुम्हार राजकोष के पास संदिग्ध अवस्था में पाया गया था। इसके झोले से स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, जो केवल शाही खजाने की हो सकती है। इसने अपनी कला की आड़ में चोरी का रास्ता चुना है। माधव फूट फूट कर रोने लगा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैं तो केवल मूर्ति बनाने की आज्ञा पाकर वहां गया था। मुझे नहीं पता वे मुद्राएं मेरे झोले में कहां से आई। तभी रानी सुलक्षणा अपनी जगह से उठीं। उन्होंने हाथ में वही मिट्टी का पात्र लिया जो मृणलिनी ने भेजा था। महाराज, सजा देने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या यह व्यक्ति वास्तव में लालची है। ये पात्र देखिए, इसे माधव और उसकी पत्नी ने बनाया है। जो हाथ मिट्टी को सोना बना सकते हैं, क्या वे हाथ सोना चुराने की तुच्छता करेंगे? महारानी ने मृणलिनी की ओर संकेत किया। मृणलिनी, तुम्हें कुछ कहना है? मृणलिनी ने गरिमा के साथ प्रणाम किया और कहा, न्याय के देवता महाराज, चोरी वह करता है जिसके पास अभाव हो। मेरे पास मेरे पति का प्रेम और मेरी कला का संतोष है। असली चोरी तो वो है जो किसी का सम्मान और उसकी स्वतंत्रता छीनने के लिए की जाए। राजकुमार जी ने जिस स्वर्ण की बात की है, क्या वे मुद्राएं दिखा सकते हैं? जब वे स्वर्ण मुद्राएं लाई गई
तो रानी ने उन्हें ध्यान से देखा। महाराज, ये मुद्राएं तो उस विशेष कोष की है जो केवल राजकुमार के निजी खर्च के लिए दी जाती है। राजकोष की मुद्राओं पर सूर्य का चिन्ह होता है, पर इन पर राजकुमार का निजी कमल चिन्ह है। पूरा दरबार फुसफुसाने लगा। महाराज विक्रम सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने आदित्यवर्धन की ओर मुड़कर देखा, जो अब पसीने से तरबतर था। आदित्य, महाराज की गर्जना गूंजी। क्या यह सच है? क्या तुमने एक निर्दोष को फंसाने के लिए अपने निजी धन का उपयोग किया? राजकुमार की बोलती बंद हो गई। उसका अहंकार उसे बचा नहीं पाया। तभी मृणलिनी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, राजकुमार सुंदर हैं, पर उनकी सुंदरता में दया और सत्य की कमी है। उन्होंने मुझे पाने के लिए मेरे पति को रास्ते से हटाना चाहा। ये चोरी धन की नहीं, विश्वास की है। महाराज विक्रम सिंह अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उन्हें अपने पुत्र के इस कृत्य पर अत्यंत लज्जा महसूस हुई। मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया कि राजा प्रजा का रक्षक होता है, भक्षक नहीं। तुमने अपनी सुंदरता पर गर्व किया, पर आज एक साधारण कुम्हारिन के चरित्र के सामने तुम्हारी चमक फीकी पड़ गई है। महाराज ने तुरंत निर्णय सुनाया। माधव को ससम्मान मुक्त किया जाए और उसे हरजाने के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। और राजकुमार आदित्यवर्धन, तुम्हें तुम्हारी इस नीचता के लिए दंड मिलता है कि तुम अभी इसी क्षण स्वर्णपुरी के वैभव को त्याग कर साधारण वस्त्र पहनोगे और 1 वर्ष तक राज्य की सीमाओं पर एक सामान्य सैनिक की तरह सेवा करोगे। तुम तब तक महल नहीं लौटोगे जब तक तुम ये न सीख जाओ कि मनुष्य की पहचान उसके रूप से नहीं, उसके कर्मों से होती है। राजकुमार के सिर से अहंकार का ताज गिर चुका था। उसने अपनी मां की आंखों में देखा, जहां केवल करुणा और दुख था। उसने मृणलिनी और माधव की ओर देखा, जिन्होंने अपनी सच्चाई से उसे परास्त कर दिया था। आदित्यवर्धन ने अपने राजसी वस्त्र उतारे और महाराज के चरणों में अपना मुकुट रख दिया। उसने पहली बार झुककर माधव से क्षमा मांगी। माधव और मृणलिनी वापस अपने गांव नंदनग्राम लौट आए। गांव वालों ने उनका स्वागत फूलों से किया। माधव की कला अब और भी निखर गई थी, क्योंकि अब उसके पास सत्य की विजय का अनुभव था। राजकुमार आदित्यवर्धन अब सीमा पर मिट्टी और धूल के बीच रह रहा था। वहां न कोई दर्पण था और न कोई चापलूस मित्र। वहां केवल कठोर परिश्रम और सादगी थी। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार गलने लगा और वो समझने लगा कि असली सुंदरता वह है जो दूसरों की सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। महारानी सुलक्षणा अक्सर छिपकर अपने पुत्र की प्रगति देखती थी और मन ही मन खुश होती थी कि उनका पुत्र अब एक सच्चा राजकुमार बन रहा है, जो रूप से नहीं, हृदय से सुंदर था। उपसंहार: सुंदरता क्षण भंगुर है, पर चरित्र शाश्वत है। स्वर्णपुरी के राजकुमार ने यह सबक उस कुम्हारिन से सीखा, जिसने महल के वैभव के सामने अपनी सादगी और सतीत्व को नहीं डिगने दिया। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी दिलचस्प कहानी देखने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।